तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, ये जो लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। यहाँ पर क्या है कि दो हमें स्फीयर्स दिए गए हैं, एक का रेडियस है r1 और दूसरे का रेडियस है r2, है ना। एक पर चार्ज दिया गया है q1 जो कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरे पर चार्ज दिया गया है q2, वो भी पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब दोनों जो स्फीयर हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन हमें बताया गया है r। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ऐसे समझ सकते हैं, ये जो सेपरेशन है ये हमें दिया गया है r। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों जो स्फीयर्स हैं उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन the two charges to uniformly charged spheres, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, तो जैसे जो लेफ्ट वाला स्फीयर है इसका सेंटर मान लेते हैं A पर है, और जो राइट वाला स्फीयर है इसका सेंटर B पर है। ठीक है, तो पॉइंट A पर Q1 चार्ज रखा जा सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि जो लेफ्ट वाला स्फीयर है उसका सारा चार्ज पॉइंट A यानी उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, अच्छा, जो दूसरा स्फीयर राइट साइड में उसका चार्ज Q2 माना जा सकता है कि ये इसके सेंटर B पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, अब ये दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो अगर इन पर फोर्स निकालना हो तो फोर्स का वैल्यू आएगा कूलम लॉ से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो स्फीयर के बीच का फोर्स निकल गया। ये सॉलिड स्फीयर हैं, अगर ये हॉलो स्फीयर भी होते तो भी फोर्स यही आता और ये कॉन्सेप्ट तब भी अप्लीकेबल था। ठीक, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमें एक स्फीयर दिया गया है जिसके अंदर होल है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड sphere have a concentric cavity of radius r1, then find the electric field strength at points A, B and C। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं हम लोग कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस है r2 और इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक और स्फेरिकल कैविटी है जिसका रेडियस है r1। r1 रेडियस का होल है इसके अंदर, ऐसा माना जा सकता है। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट दिया गया है A, दूसरा पॉइंट दिया गया है हमें B और तीसरा पॉइंट दिया गया है C। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो पहला पॉइंट है सबसे अंदर है, कैविटी के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए, देखेंगे कि कैविटी के अंदर है और हम लोग जानते हैं कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी जो है वो इस मटेरियल के अंदर है, ठीक। तो मटेरियल के अंदर है तो हमें पता है कि पॉइंट बी पर जो फील्ड आएगा वो पूरे स्फीयर के कारण से नहीं आएगा। किसके कारण से आएगा? ये जो आएगा वो सिर्फ, अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है ना, ये r है, तो हमें सिर्फ इतने पार्ट के कारण से ही यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट है ये पार्ट, इसके लिए ये अंदर पड़ जाएगा पॉइंट, तो अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, r रेडियस का एक स्फीयर लेते हैं, इस r रेडियस का एक स्फीयर लेते हैं, उसके सरफेस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। और फिर हम लोग माइनस कर सकते हैं इस होल के कारण से। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर के कारण से बी पर निकाल लें, और हम लोग क्या करेंगे, फिर इस होल के कारण से माइनस कर लेंगे। तो दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट बी पर अगर कैलकुलेट करना हो तो ऐसा करते हैं, हम लोग लिखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल। तो कंप्लीट स्फीयर की बात करेंगे तो कंप्लीट स्फीयर मतलब कि सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस होता है, सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस है आर, तो ये हो जाएगा माइनस, अब क्या करेंगे कि होल जो है, इस होल के कारण से, ये जो होल है ये स्फेरिकल होल है, इसके कारण से बी पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस होल के बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे के क्यू एच मतलब कि होल पर जो चार्ज होगा वो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो होल का चार्ज होगा, इस होल पर जो R1 रेडियस का होल है ना, R1 रेडियस का होल है, इस पर टोटल चार्ज आएगा रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो इंटू R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई जो है ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया ना। तो इसको आगे थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे पॉइंट सी पर। तो जो पॉइंट सी है वो देखेंगे कि ये बाहर है, तो बाहर पॉइंट सी पर निकालना हो तो पहले कंप्लीट स्फीयर कारण से निकालेंगे, फिर होल के कारण से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल।
तो कंप्लीट स्फीयर के कारण से निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे k इंटू रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। ये क्या हो गया? कंप्लीट स्फीयर पर चार्ज kq/r², है ना। इसमें भी हम लोग ये डिस्टेंस r मान रहे हैं और इस कंप्लीट स्फीयर का जो रेडियस है वो है r2। ठीक, तो r2 रेडियस का जो स्फीयर बन रहा है उसमें टोटल चार्ज आएगा इतना, रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक, ये तो हो गया किसके कारण से? ये हो गया कंप्लीट स्फीयर के कारण से। अब क्या करेंगे? होल के कारण से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको माइनस करेंगे, तो लिखेंगे k इंटू चार्ज ऑन होल, उसको लिखेंगे रो 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r²। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये ऊपर वाला टर्म बता रहा है कि होल पर कितना चार्ज है ना। तो r1 जो है होल का रेडियस था, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r1 क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम इतना, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज हो गया होल पर। ठीक, तो इसमें से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 k का वैल्यू रख दिया जाए, रो बाई r² इंटू 4/3 पाई हो जाएगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक, तो फाइनली इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन0 इंटू r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r² ना। इसमें जो 4 पाई है वो कैंसिल हो गया, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो पॉइंट C पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अनसिमेट्रिक स्फेरिकल कैविटी दिया गया है ना। ये कहा जा सकता है एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid sphere contains spherical unsymmetric cavity as shown in फिगर। तो इसमें क्या है कि जो सॉलिड स्फीयर था उसका सेंटर जो है मान लेते हैं यहाँ पर है, ये सेंटर है O, और ये जो रेड कलर से एक होल दिखाया गया है ना, ये होल है, इसका सेंटर मान लेते हैं कि A पर है। ठीक, अब इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, इसकी जो डेंसिटी है स्फीयर की वो दिया गया है रो, और ऐसा कर सकते हैं है ना, हमें यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P inside the cavity। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर सबसे पहले कंप्लीट स्फीयर के कारण से निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल, और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो अगर कंप्लीट स्फीयर होता, कंप्लीट स्फीयर का मतलब विदाउट होल, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे ये हो गया O इंटू पी, तो हम लोग लिखेंगे इसमें आएगा रो इंटू ओ पी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां पर आर क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी। अच्छा, इसके बाद हम लोग होल के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो होल जो है, होल का जो सेंटर है वहां से, होल भी एक सॉलिड स्फीयर ही होगा अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। जब उसमें चार्ज कंसीडर किया जाएगा तो ये भी सॉलिड स्फीयर था। तो इसका रेडियल डायरेक्शन हो गया एपी, तो इसके कारण से लिखेंगे रो इंटू एपी डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लिया जाए तो आएगा ओपी माइनस एपी, है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ओपी प्लस पी ए। जो एपी वेक्टर है उसको हम लोग पी ए माइनस पी ए लिख सकते हैं, ऐसा आएगा। अब आप देखेंगे कि ओपी वेक्टर जो है और पी ए वेक्टर है, ओपी वेक्टर हो गया ये वेक्टर और पी ए वेक्टर हो गया इधर, है ना। एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर फिगर में आप देखेंगे तो एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, ऐसे इधर है पॉइंट A, तो पी ए वेक्टर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, OP में पी ए ऐड करना है। तो हेड से टेल मिलाएंगे, यह है OP और यह है पी ए। फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करेंगे तो OP प्लस PA जो होगा ये एक्चुअली में OA के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर OA। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, है ना। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। तो फिगर में एक बार देखें कि जो OA वेक्टर है वो OA वेक्टर कौन सा हो गया, ये वेक्टर है OA वेक्टर, ठीक। तो हम अगर पॉइंट P पर निकालेंगे तो पॉइंट P पर जो फील्ड आएगा बिल्कुल OA के पैरेलल आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन OA के डायरेक्शन में आएगा। तो पॉइंट P पर निकालेंगे तो OA के पैरेलल आएगा, ठीक है। यानी AP का और OP का कोई यूज नहीं है। उसी तरह से अगर मैं किसी और पॉइंट पर निकालूं, यहां भी निकालूं, तो OA के पैरेलल ही आएगा। हर पॉइंट पर OA के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में भी देखेंगे क्योंकि रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और OA जो है, OA क्या हो गया, जो ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर था O और होल का सेंटर है A, उनके बीच का डिस्टेंस है। यानी इस होल के अंदर किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे तो वो किस पर डिपेंडेंट होगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस OA पर, है ना। तो जो भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट का पोजीशन कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर उसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि होल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में ही यूनिफॉर्म होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी will be uniform and it will be along OA। तो यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट होंगे, है ना। बोथ डायरेक्शन
and magnitude will be constant। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका हम लोग आगे कई बार यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दिया गया है जिसके अंदर एक होल है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है a cavity of radius small r is present inside a dielectric or non-conducting sphere having a volume charge density rho, the distance between the centers of sphere and cavity is an electron is kept inside the cavity at angle theta is equal to 45 degree as shown in figure। तो जैसे कि फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका सेंटर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, और एक ये रेड कलर से स्फीयर दिखाया है, एक्चुअली में ये होल है ना। ये एक कैविटी है। तो कैविटी का जो सेंटर है वो मान लेते हैं कि C है, और जो कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसका सेंटर जो है पॉइंट O पर है। ठीक, अब हमें क्या कहा गया कि यहाँ से इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया गया है A, और यहाँ से ये R रेडियस दिया गया है इस होल का। ठीक, लेकिन ये एंगल थीटा 45 डिग्री दिया गया है, और इसमें से इस कैविटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया। कहाँ से? इस पॉइंट से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया। तो हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कितने टाइम बाद फिर से स्फीयर को टच करेगा। We have to find the time after which electron will again touch the sphere. Find the time taken by electron to again touch the sphere if it is released from
its initial position। तो पहले यहाँ पर है और यहाँ से छोड़ा जाएगा तो कितने देर बाद ये जा करके फिर से स्फीयर से टकराएगा, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैविटी है तो उसके अंदर जो फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो लाइन OC के पैरेलल होता है ना। अगर ये कहें कि लाइन OC है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है रो A डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड OC की तरफ है तो जो कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, है ना। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पर ये जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, OC के जस्ट अपोजिट या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर ट्रैवल करता हुआ, क्योंकि उसको रेस्ट से छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आकर के मान लेते हैं ये जो है पॉइंट A है और इसको पॉइंट B से छोड़ा गया है। ठीक है, तो पॉइंट A पर फिर से आकर के इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से टकराएगा। तो अगर A को C से मिला देते हैं, ठीक, तो इस होल का स्फीयर, होल जो है, होल का रेडियस दिया गया है स्मॉल r। अब यहाँ से लाइन AB पर अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए कुछ इस तरह से, ठीक, तो अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, है ना, ये 45 होगा और साथ में ये भी 45 होगा। तो अगर ये रेडियस r है तो ये वाला जो एंगल होगा r साइन 45, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये वाला डिस्टेंस भी होगा r साइन 45 डिग्री। यानी ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस AB है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2r साइन 45, r साइन 45 ये पार्ट और r साइन 45 ये वाला पार्ट भी। तो कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इलेक्ट्रॉन is equal to 2r sin 45, that means √2 into r। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो देखेंगे इतना आएगा रो A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो A डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, यानी E रो A बाई m इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। मान लेते हैं एक्सेलरेशन जो है ये है f। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन देखेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज किया जा सकता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है √2r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0। इलेक्ट्रॉन को पॉइंट B से रिलीज किया, यहाँ से रिलीज किया गया है, तो ut जो है ये 0 हो जाएगा, है ना, प्लस हाफ
जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ से रखेंगे E इंटू रो इंटू A बाई 3m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा 6√2 m एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई रो a इंटू e का रूट। ठीक है, तो ये आ गया टाइम। इतने टाइम बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट बी से चल करके पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के एक सरफेस से टकरा जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल पर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और इसके कारण से जो स्फेरिकल शेल है उसमें एक्सपेंड करने की टेंडेंसी आती है। ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक प्रेशर है जो उसको एक्सपेंड कराने की कोशिश कर रहा है। उस प्रेशर को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखेंगे हमने एक स्फेरिकल शेल लिया हुआ है। इस शेल पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना, एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका कि एरिया है dA। dA एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑन spherical shell of area dA। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी शेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है किसी भी पॉइंट पर। तो हम एक ऐसा पॉइंट चुनते हैं जो कि बिल्कुल इस एलिमेंट के पास में हो, है ना, इस एलिमेंट के पास में यहाँ पर है। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दो पार्ट को ले करके है। एक पार्ट तो क्या है कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण से होगा, है ना, उस एलिमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सेंटर की तरफ कहीं लग रहा होगा, जिसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट E। ये हो गया इस छोटे से एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस एलिमेंट को छोड़ दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण से जो फील्ड आएगा जस्ट इसके ऑपोजिट आना चाहिए, इधर कहीं, है ना, और उसको कहेंगे ER, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। चूंकि नेट फील्ड यहाँ पर 0 होना है तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इसमें, E जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल element and ER is electric field due to the remaining part of sphere। ठीक है, तो चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, since net electric field inside a sphere is 0, that means electric field due to small element is equal to electric field due to remaining part। ऐसा होना चाहिए।
ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ठीक, अब आते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस सरफेस के जस्ट बाहर है ना, जस्ट बाहर यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखेंगे इस छोटे से एलिमेंट के कारण से आएगा इधर रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। ठीक, अब जो हमने पॉइंट्स जो चुने थे वो इस एलिमेंट के जस्ट अंदर और एलिमेंट के जस्ट बाहर, तो वहां पर और यहाँ पर इनका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर या ई, इनके वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड इनका चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है उसमें फर्क है ना। उसमें फर्क ये है कि एलिमेंट के कारण से फील्ड अंदर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में था सेंटर की तरफ, और जस्ट सरफेस पर अगर देखें, जस्ट सरफेस के बाहर देखें तो एलिमेंट के कारण से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अभी अगर सरफेस के जस्ट बाहर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द शेल इज इक्वल टू ई प्लस ई आर। चूंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो हमें ऐड करना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है जस्ट सरफेस पर हमें पहले से ही पता है, ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पर हमसे कहा गया, हमने निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट और ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट वाला है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ई आर प्लस ई आर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वांटिटी है Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक्चुअली में क्या होगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इस शेल पर। इस शेल पर अगर सिग्मा निकालना हो तो हम लिखेंगे Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, अगर Q चार्ज इस पर टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो, है ना। तो ये हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू ई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया रिमेनिंग पार्ट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम देखें कि ये जो अपना एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर अगर फोर्स निकालना हो तो रिमेनिंग पार्ट के कारण से निकालेंगे। किसी एलिमेंट पर फोर्स निकालना हो तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण से निकालते हैं। तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू remaining part is equal to dq, जो उस एलिमेंट पर चार्ज होगा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज आएगा dq वो होना चाहिए सिग्मा इंटू उस एलिमेंट का एरिया। ये इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज आएगा, तो उस चार्ज की वैल्यू यहाँ रखेंगे सिग्मा इंटू डी ए
इंटू ई आर का वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया वो रख देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, है ना। तो ये आ गया फोर्स। अगर हमें पता करना हो प्रेशर तो उस प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हो जाएगा, देखेंगे P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया dA, है ना। तो फोर्स देखेंगे ये है, अगर इसमें dA से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, इसे हमें याद रखना होगा। इसको एक बार फिर से इधर लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। कहने का मतलब ये है कि इतना प्रेशर इस पूरे स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लग रहा होगा ना। एक और एग्जाम्पल करते हैं। द एग्जाम्पल इज अ सोप बबल हैविंग surface tension T, and charge Q uniformly distributed on its surface. Find its radius if bubble is in equilibrium। तो कहने का मतलब ये है कि बबल के ऊपर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका सरफेस टेंशन है T। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है ये है R। ठीक है, तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो होता है वो क्या करता है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसके सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है, इसको एक्सपेंड कराने की कोशिश करता है ना। लेकिन अगर ये बबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि दोनों प्रेशर जो है वो इक्वल हो गए हैं, है ना। तो कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम electrostatic pressure is equal to the excess pressure due to surface tension फोर्स। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है किसी बबल में वो होता है 40/R, है ना। तो एक्सेस प्रेशर होगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर को हम लोग लिखेंगे 40/R
और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको लिखा जा सकता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, है ना। तो सिग्मा का जो वैल्यू होगा उसको लिखा जा सकता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इनटू इसका जो है इसका होल स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर R पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आया। और इसमें से आप देखेंगे कि एक R जो है वो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल होगा? तो एक R यहाँ वाला और इसमें से एक R कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो फाइनली R का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 इंटू 4 इज इक्वल टू 128 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू T पावर 1/3, है ना। तो ये जो है ये रेडियस का वैल्यू आएगा इस सोप बबल का। अगर इतना रेडियस होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रुका रहेगा, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इसको एक्सपेंड कराने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों प्रेशर इक्वल होना चाहिए।